तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं कान्हा और स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल कान्हा साइंस फैक्ट्स पे। तो देखिए, हमने पिछले वीडियो में जो कि इंटीग्रेशन का फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने इंटीग्रेशन तो नहीं पढ़ा था। उसमें हमने इंटीग्रेशन के लिए जो ग्राफ्स का एरिया निकालना होता है वो वाला टॉपिक स्टडी किया था, राइट। अब देखो, इंटीग्रेशन में आपने उस वीडियो में तो कदम ही नहीं रखा था। इस वीडियो में आप इंटीग्रेशन में कदम रख रहे हो, जैसा कि आपको उसमें लिखा हुआ भी दिख रहा होगा। देखो, पिछले वीडियो की एंडिंग मैंने एक सवाल के साथ करी थी। आपके लिए सवाल था कि हमने सीखा कि ये स्ट्रेट लाइन का जो ग्राफ है, इस पे किसी पॉइंट ए से किसी पॉइंट बी तक अगर मुझे एरिया निकालने को बोला जाए और मैं एरिया निकाल भी लेता हूं तो मैं तो निकाल लूंगा, है ना। ये परपेंडिकुलर इसे ड्रॉ करूंगा, है, फिर इससे एक परपेंडिकुलर इधर ड्रॉ करूंगा, ये रेक्टेंगल ये ट्रायंगल बन जाएगा, दोनों का एरिया निकाल के प्लस कर दूंगा तो इस पूरे फिगर का एरिया आ जाएगा, है ना। तो ये तो भैया मैंने सीख लिया। लेकिन मुझे एक बात बताइए, मैंने जिस वीडियो का एंड जिस सवाल से किया था वो ये था कि अगर ऐसा एक कोई ग्राफ आपको मैं दे दूं और इस पे मैं बोलूं किसी पॉइंट ए से किसी पॉइंट बी का एरिया निकालो तो आप क्या करोगे। आपकी एक अप्रोच हो सकती है कि नहीं, हम तो यार सीधे सीधे इसमें भी वही अप्रोच रखेंगे, दोनों से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और ये रेक्टेंगल बनेगा, इसका एरिया निकाल लेंगे। लेकिन मेरे भाई एक बात मुझे बताओ कि ये तो रेक्टेंगल, ये तो ट्रायंगल नहीं बन रहा है। बोलोगे सर्कल बनना, का सर्कल का एरिया क्या होता है? बोले पाई आर स्क्वायर। हमका ये क्या है? बोले सर्कल। मैं सर्कल का है, सर्कल का पार्ट है। और ये भी नहीं पता तुमको कि क्वार्टर ये सर्कल का है, ये क्वार्टर भी नहीं है पूरी तरीके से। तो ये तो तुमको ये भी श्योर नहीं है ना। कुछ कैसे हो सकता है, लेकिन तुम कैसे प्रूफ करोगे ये कि वो क्वार्टर है ना। तो इसका मतलब है कि आप ऐसे ग्राफ में एरिया तो वैसे नहीं निकाल सकते। देखो, अब हम क्या कर सकते हैं, हमें एरिया निकालना है और हमारी जरूरत है स्ट्रेट लाइन। देखो, इस वाले ग्राफ में, ऐसे ग्राफ में दिक्कत क्या थी? ऐसे ग्राफ में एक दिक्कत थी कि आपने यहाँ तो स्ट्रेट लाइन ले ली थी, यहाँ आपको कर्व मिला था। ये जो है ये वाला आपको ये एरिया कर्व मिला था, है ना। अब आपको ये कर्व पसंद नहीं है, आपको चाहिए स्ट्रेट लाइन। तो भाई स्ट्रेट लाइन की ही अगर समस्या है, अगर स्ट्रेट लाइन की ही समस्या है, अगर स्ट्रेट लाइन की समस्या है तो ठीक है। डिफरेंशिएशन में जब आपको स्ट्रेट लाइन की समस्या आई तो आपने क्या किया? डिफरेंशिएशन में आपको स्ट्रेट लाइन की, पहले तो ये बताओ समस्या कहाँ आई थी। समस्या आपको आएगी वाई एक्सिस के मेजरमेंट पे, है ना। मेजरमेंट करते समय वाई एक्सिस पे यानी हाइट एक्सिस पे आपको स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रही थी जो कि आप चाहते थे। ऐसा आया था ना, बहुत थोड़ा अच्छे से कर्व कर देते इसको, ऐसा ग्राफ आया था। ऐसे ग्राफ में स्ट्रेट लाइन को ग्राफ कर रही थी तो आपने दो पॉइंट इतने पास ले लिए कि इस ग्राफ को जूम जब करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। इन पॉइंट्स को बस जूम करोगे तो इनके बीच का डिस्टेंस एक स्ट्रेट लाइन का होगा। तो चलो वो इसमें भी कर लो, इसमें भी कोई दो पॉइंट इतने पास पास ले लो कि उनके बीच का डिस्टेंस एक स्ट्रेट लाइन का आ जाए। तो मैंने ठीक है, मैंने ले लिए दो पॉइंट। ए से कोई पॉइंट मान लो ई तक, फिर एफ तक, फिर जी तक, फिर एच तक। तो ए ई डिस्टेंस जो है ये भी बहुत छोटा है, ये भी ई एफ भी छोटा है, एफ जी और जी एच और एच बी ये पूरा डिस्टेंस बहुत छोटा और एक बराबर है सारे। अब देखो, बहुत छोटा डिस्टेंस है कि कौन सा, ये वाला हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बहुत छोटा है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बहुत छोटा है यानी एक्स बहुत छोटा है, डेल एक्स बहुत छोटा है। डेल एक्स बहुत छोटा है, इसका मतलब वो डी एक्स है ना। डी वाई बाई डी एक्स का तो फंडा पता होगा अपने को। बहुत छोटा डिस्टेंस को डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ एक्स या डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ वाई या डी वाई या डी एक्स से डिनोट किया जाता है। इस टाइप से ये तो मालूम होगा। डेल एक्स टेंड्स टू 0 इक्वल टू dx और डेल वाई टेंड्स टू 0 इक्वल टू dy। ऐसे ही डेल z टेंड्स टू 0 dz, डेल w टेंड्स टू 0 dw, ऐसे होता है। ठीक है, अब देखो एक बात मेरी याद रखना, जब इस ग्राफ का एरिया निकालोगे ना तो तुमने ठीक है दो पॉइंट भी ले लिए। अब उन पॉइंट से क्या करो, एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर गिराओ तो तुम्हारे पास ये स्ट्रिप्स आ गई, है ना। इस ग्राफ की स्ट्रिप्स आ गई आपके पास, स्ट्रिप्स पट्टियां आ गई। और ये पट्टियों में अब आपने क्या किया, अब आपने इस पे यहां से परपेंडिकुलर बनाया,
है, मत बनाओ परपेंडिकुलर। आपने डायरेक्ट इन पट्टियों को एक रेक्टेंगल मान लिया और रेक्टेंगल मान के इनका एरिया निकाल लिया। तो ये वाली जो पट्टी थी ये थी y2 लेंथ और dx की ब्रेड्थ, है ना। लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या होता है, एरिया होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप। मैं भी एक गलती कर रहा हूँ, अगर आपने नोटिस कर ली बहुत अच्छी नहीं कर ली, मैं एक गलती के साथ एरिया निकाल रहा हूँ और उस गलती को हम इस स्टेप से इस स्टेप में सुधारने वाले हैं। ठीक है, देखो एरिया ऑफ ABCD, ABCD, ये C है ये D है, ABCD इस कर्व का एरिया कितना है, एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ प्लस फिफ्थ। एरिया ऑफ फर्स्ट स्ट्रिप y1 लेंथ और dx ब्रेड्थ, y1 लेंथ और dx ब्रेड्थ, तो ये हो जाएगी लेंथ, ये हो जाएगी ब्रेड्थ। ये क्या है एक्चुअली, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। सेम यहाँ पे y2 लेंथ dx ब्रेड्थ सेकंड स्ट्रिप, थर्ड में ऐसे ही y3 लेंथ dx ब्रेड्थ, ऐसे करते करते 6 स्ट्रिप तक पहुंचते पहुंचते लेंथ हो गई है कुछ y6, ब्रेड्थ हो गई है कुछ dx। तो अब इनका सम करोगे, इनको समेशन के अंडर, अब आप 10th क्लास में जब आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ोगे तो स्टैटिस्टिक्स में आप पढ़ोगे किसी ग्रुप डेटा को समेशन के अंडर कैसे एनक्लोज करते हैं। तो अगर ऐसा कोई डेटा लिखा है ना y1 y2 y3, तो इसको अगर प्लस के फॉर्म में लिखा है, समेशन मतलब होता है जहाँ पे प्लस करने पे यूज हो वहां पे कर सकते हो। तो इसको करोगे समेशन का सिग्मा, सिग्मा साइन है, सिग्मा मेल सिग्मा फीमेल नहीं, y n, n की वैल्यू यहाँ पे 1 से चालू हो रही है और n की वैल्यू 3 तक जा रही है। तो ऐसे समेशन में साइन को रिप्रेजेंट किया जाता है, साइन SIGN वाला है किसी वेरिएबल को। ऐसे समेशन के अंदर इसको एनक्लोज कर दो। अब भैया अब मेरे को एक बात बताओ, अब तो ये तो इंटीग्रेशन यही हो जाना चाहिए था, तो हमको ये सिंबल की क्या जरूरत पड़ी। अब आता है जीवन में ट्विस्ट। जो मैंने बोला था आपको याद होगा कि मैं गलती कर रहा हूँ जानबूझ के, जो कि आप लोगों में से कई लोगों ने नोटिस करी होगी। मैंने यहाँ पे जो स्ट्रिप बनाई है यार, ये रेक्टेंगल है और ये क्या है, ये क्या है, ये रेक्टेंगल है क्या यार, है? मैंने ये बनाया है और ये है, बहुत अंतर है दोनों में। अब जरा सुनिए, अब जरा सुनिए कैसे कहाँ क्या काम आएगा ये। अब जरा सुनिए, ना ही ये एक रेक्टेंगल है और ना ही ऐसे हमारा एरिया आएगा। कारण ये है कि मैं इसको एक रेक्टेंगल मान के इसका एरिया निकाल रहा हूं, तो यानी मैं इसको फुल मान रहा हूं, इसको फुल मान रहा हूं। और अगर ऐसा पूरा y2 dx का एरिया निकालूंगा तो इतना एरिया एनक्लोज होगा। ठीक है, तो इतना तो मेरे पास ये तो फालतू का आ रहा है, ये तो इस ग्राफ के अंदर है ही नहीं। तो तुम बोलोगे तो एक काम करना मेरे भाई, एक काम कर, तू यहाँ से परपेंडिकुलर बना, इसको y1 मान, इसको dx मान निकाल दिया। मगर ठीक है चल मैंने निकाल दिया, तो भी तो भाई मेरे सिर्फ यही वाला एरिया आएगा ना, इस वाले एरिया का क्या करूंगा, इसका क्या है भाई, ये भी तो, ये तो ग्राफ के अंदर, अब ये तो नाइंसाफी हो गई है। एक बार ही तुमने किया तो एक बार ही तुम इसको लिए ले रहे थे और दूसरी बार जो एरिया ग्राफ है उसी को नहीं ले रहे हो। तो अब देखो इसीलिए 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 ये जो कर्व्ड स्पेस बचा है, ये जो कर्व्ड स्पेस बचा है, हम इसका भी एरिया इंक्लूड करते हैं। और हमने ए और ई इसीलिए dx लिया है। देखो ये भी गलती नहीं करी है मैंने, ये सही लिखा है मैंने, लेकिन तुमको ये नहीं पता है, तुम अपने वो वाले फंडे लगा रहे हो जो तुम्हारे स्ट्रेट लाइन में यूज होते हैं। लेकिन ये कर्व है मेरी जान, ये कर्व है मेरे भाई, ये कर्व है। कर्व में 2 पॉइंट हमने इतने पास लिए हैं कि इस डिस्टेंस को तुम जूम इन करोगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी तुम्हारे पास। यानी AE कर्व नहीं है, ये कर्व नहीं है भाई, ये इतने पास में है कि अभी ये स्ट्रेट लाइन है। तो ये ग्राफ तुम्हारा कुछ ऐसा बना है, A और E इतने पास में है, इससे रेक्टेंगल बना है। तो इसका मतलब है जो तुमने लिया है वो तो बिल्कुल सही लिया है। ठीक है, तो पॉइंट A से पॉइंट B का जो एरिया है वो चूंकि कर्व है और चूंकि बहुत कम डिस्टेंस पे है, इसीलिए ये साइन का यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रल। इस साइन को बोलते हैं इंटीग्रल, या फिर इस साइन को बोलते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन, या फिर साइन ऑफ एंटी डेरिवेटिव, या फिर साइन ऑफ इंटीग्रल। ठीक है, क्या समझे, ग्राफ का एरिया निकालो, इसको रेक्टेंगल मान लो, इसको स्ट्रेट लाइन मान लो, ये कर्व नहीं है, हम इसको
ए ई जो है वो कर्व नहीं है, ए ई कर्व नहीं है, ए ई एक स्ट्रेट लाइन है। ई एफ एक कर्व नहीं है, ई एफ एक स्ट्रेट लाइन है। ऐसे ही करते 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 एफ जी, जी एच, एच बी ये सब कर्व्स नहीं है। एफ जी, जी एच और एच बी ये स्ट्रेट लाइंस हैं। तो इसका मतलब है इससे जो फिगर बने हैं वो ये नहीं है। इसको तुमने कर लिया है जूम, तो अब ये ही है, अब ये रेक्टेंगल ही है मेरे भाई, ये रेक्टेंगल ही है। तो इससे आपको क्या पता चला? इसको पढ़ोगे कैसे? इसको पढ़ोगे समेशन ऑफ वाई एन डी एक्स फ्रॉम n इक्वल्स टू 1 टू n इक्वल्स टू 6। इस n की ये वैल्यू है, यानी ये y n dx को जब तुम n इक्वल टू 1 पे करोगे तो y1 dx, n इक्वल टू 2 पे y2 dx, n इक्वल टू 3 पे y3 dx करते 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 n इक्वल टू 6 पे y6 dx। इसी को तुमने जब इंटीग्रेशन पे ला दिया, इसी को जब तुमने इंटीग्रेशन पे ला दिया, आगे का दिख नहीं रहा होगा व्हाइट बोर्ड में, अब शायद दिख रहा है, यस। इसी को जब तुमने इंटीग्रेशन पे ला दिया तो ये तुम्हारा इंटीग्रल का साइन आ गया, बाकी सब सेम रहा, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 6, y एन dx सेम रहा। बस इस पे n की वैल्यू में n इक्वल्स टू नहीं लिखते, इस पे डायरेक्ट 1 to 6 लिख देते हो, ऐसे ये बन गया तुम्हारा इंटीग्रेशन। इसी का एक जनरल फॉर्म देख लो, y dx का इंटीग्रेशन करते हो जहाँ पे y होती है तुम्हारा लेंथ का कंपोनेंट और ये dx होता है ब्रेड्थ का कंपोनेंट, और a होती है अपर लिमिट, b सॉरी a होती है लोअर लिमिट, b होती है अपर लिमिट। इसका मतलब है तुम a से b वैल्यूज तक, यानी यहां से यहां तक एक क्लोज्ड इंटीग्रेशन कर रहे हो। अब चलो इसको अपन कवर करते हैं, क्लोज्ड इंटीग्रेशन, ओपन इंटीग्रेशन। ये 12 मिनट का वीडियो हुआ, तो इसी वीडियो में क्लोज्ड इंटीग्रेशन, ओपन इंटीग्रेशन आपको कवर करवा दूंगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट में अपन अगर हो सकेगा तो इसी में, नहीं तो नेक्स्ट में अपन हो सकेगा तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो कि इंटीग्रेशन से रिलेटेड है उसको कवर कर लेंगे। देखो इंटीग्रेशन जो है, इंटीग्रेशन के दो पार्ट्स होते हैं, डेफिनिट इंटीग्रेशन और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, डेफिनिट इंटीग्रेशन नाम से ही समझ में आ रहा होगा, जो एक फिक्स्ड हो। फिक्स्ड इंटीग्रेशन जो कि एक क्लोज्ड इंटरवल के लिए होती है, यानी डिफाइंड इंटरवल के, डिफाइंड मतलब बताते हैं। और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन मतलब फ्री इंटीग्रेशन, फिक्स्ड इंटीग्रेशन एंड फ्री इंटीग्रेशन, डेफिनिट एंड इनडेफिनिट। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन फ्री हो, जो जिसका कोई इंटरवल डिफाइंड ना, जो किसी सीमित क्षेत्र में ना लगे, तो ये है फॉर एन ओपन इंटरवल दैट इज अनडिफाइंड इंटरवल। अब जरा इसको आप अपन समझते हैं कि इसका डीप में मतलब समझो जरा। एक मैंने अगर तुमको ग्राफ दे दिया है ना, मैंने एक फंक्शन ग्राफ कर दिया है तुम्हारे सामने, मैंने तुम्हारे सामने एक फंक्शन को ग्राफ कर दिया है, ऐसा कुछ ग्राफ है, एक फंक्शन को मैंने आपके सामने ग्राफ कर दिया है, और इस ग्राफ में मैं बोलूं ग्राफ का एरिया निकालो। किसका एरिया निकालो बाबू? ग्राफ का एरिया निकालो। तो ग्राफ तो भैया ये पूरा है, यानी यहां से शुरू करोगे तुम यहां तक एरिया निकालते चलोगे, है ना। तो यहाँ पे तुमको इतना पूरा एरिया निकालना है, तो यहाँ पे जो तुम करोगे वो तुम करोगे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, यानी इस पूरे कर्व में, इस पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है तुमको। इसके साथ तुम्हारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगता है, जिसको अपन c से डिनोट करते हैं। कई वेबसाइट्स में इसको c नॉट, यानी c के नीचे 0 लिख के भी डिनोट किया जाता है। तो भैया ये देखो कि ये तो इस ग्राफ का, दूसरा में क्या केस होता है, मैंने एक और फंक्शन आपके सामने ग्राफ कर दिया है ऐसा ही, लेकिन अब की बार मैंने आपको एक पॉइंट दे दिया है, ठीक है। मैंने बोला पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, यानी तुम यहां से परपेंडिकुलर बनाओगे और यहां से बनाओगे और पूरे ग्राफ का ना लेके इतने का एरिया निकालोगे। और मेरे भाई जब इतने का एरिया निकालोगे यानी तुम्हारी कुछ फिक्स्ड वैल्यूज आएंगी,
और यहाँ पे जो तुम करते हो वो तुम करते हो डेफिनिट इंटीग्रेशन। चलो समझ गए होगे यार ये। इसकी जरा कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। पहला है देखो पहला पॉइंट है कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन हैज नो लिमिट्स। जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी एक्स, चलो छोड़ो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो इसको सीधा जब तुम सॉल्व करोगे, मैं इंटीग्रेशन के नियम के हिसाब से बता रहा हूँ, एक्स की पावर 4/4, एक्स की पावर n+1/n+1 प्लस सी लगाना ही पड़ेगा। सी नॉट लगाने की आदत हो गई मेरी, प्लस सी लगाना पड़ेगा। कैपिटल सी क्या इंडिकेट करता है कि इसका कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 2 3, क्योंकि ये ओपन वैल्यू है। ऑन सॉल्विंग indefinite integration we put a c called the constant of integration after the answer। तीसरा पॉइंट, देयर आर वेल डिफाइंड लिमिट्स फॉर द सॉल्यूशन ऑफ डेफिनेट, ये दूसरा स्टार्ट हो गया है, डेफिनेट इंटीग्रल्स। चौथा पॉइंट ले लीजिए, हाउ टू सॉल्व डेफिनेट। अब ये सीखते हैं हाउ टू सॉल्व डेफिनेट। डेफिनेट इंटीग्रल जब सॉल्व करते हो तो ऐसा कुछ क्वेश्चन होता है आपके पास, एक्स क्यूब डी एक्स का इंटीग्रेशन, लिमिट्स दी होती है मान लो 5 to 6, कोई दो नंबर्स दिए होते हैं a to b, ठीक है। तो a to b का fx dx जब सॉल्व करते हो तो इसका जो आंसर आता है, अब इसका आंसर इंटीग्रेशन के रूल्स के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, इसका आंसर आएगा x की पावर 4/4 और इसके बाहर एक लगाते हो आप स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर एक खींचते हो लाइन और ये 5 to 6 ऐसे लिखते हो, नीचे लोअर लिमिट ऊपर अपर लिमिट। तो इसका मतलब होता है x की पावर x to the power 4/4 फ्रॉम 5 to 6। सॉल्व करते वक्त x की जगह पहले एक बार 6 रखते हो, बाकी सब सेम रहता है, फिर माइनस लगाते हो, फिर x की जगह एक बार 5 रखते हो, बाकी सब सेम रहता है, और फिर माइनस, और फिर सॉल्व कर देते हो। 6 6 36, 6 216, 216 6 1296/4 माइनस 5 25 625/4। ऐसे करोगे सॉल्व, इसको फर्दर जब आप सॉल्व करोगे तो आपका कुछ कुछ आंसर आएगा और फिर वो आपका फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। और अगर इसी को बिना लिमिट के सॉल्व करते तो तुमको कुछ नहीं करना था, सिर्फ एक x की पावर 4/4 प्लस c लगा देना था, इतना सब बाकी कुछ नहीं करना, ठीक है। तो ये होता है डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के बीच का भैया अंतर, ठीक है। आई होप ये तो समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को। चलिए अब जरा पढ़ लेते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। माफ कीजिएगा मुझे, मैं इतनी देर से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोले पढ़ा था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस मेरा मतलब तो, ठीक है। देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस जो होती है ना, उसके दो पार्ट्स होते हैं, दो पार्ट्स में अपन उसको पढ़ते हैं। पहला होता है, देखो मतलब ये बेसिकली आपको जो कहते हैं अपन, आपको ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के बीच का रिलेशन बताने के लिए ये थ्योरम यूज होती है, ठीक है। तो एफटीसी से इसको बोलते हैं, एफटीसी का दो पार्ट्स होते हैं, एफटीसी 1 एफटीसी 2। पहला पार्ट तो खाली यही प्रूफ करता है, इतना जो मैंने लिखा है ना, इसका मतलब कुल मिला के ये है कि d/dx ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ fx विद रेस्पेक्ट टू dx इज इक्वल टू fx ओनली, ठीक है।
तो पहला तो कुल मिला के ये प्रूफ करता है कि जिसका कि मतलब ये प्रूफ करता है कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन यानी डिफरेंशिएशन और एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। बिल्कुल अपोजिट मतलब विपरीत होते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। ऑपोजिट होते हैं मतलब अगर आप किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे तो वो उसके और उसका मतलब अगर आप किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया और उसके बाद जो आंसर आया उसका इंटीग्रेशन कर दिया तो आपको वही फंक्शन वापस मिल जाएगा। है जैसे आपने कोई फंक्शन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया तो आपको 2x मिलेगा और जब 2x को आप इंटीग्रेट कर दोगे तो आपको फिर से एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। 2x स्क्वायर बाय 2 मिलेगा तो उसको एक्स स्क्वायर आपका आ जाएगा। तो ये पहला तो ये प्रूफ करता है। दूसरा जो होता है, दूसरा प्रूफ करता है आपका, प्रूफ नहीं करता मतलब बताता है आपके लिमिट्स के कंसेप्ट को। क्या करता है ये? लिमिट्स का कंसेप्ट बताता है। चलो इसको जरा आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा तो एक बार इसका स्टेटमेंट अपन पढ़ लेते हैं। इट स्टेट्स दैट ये क्या बताता है? फॉर ए फंक्शन f, एक फंक्शन दिया है f या f ऑफ x, एन एंटी डेरिवेटिव और इंडेफिनिट इंटीग्रल यानी एक एंटी डेरिवेटिव या फिर एक इंडेफिनिट इंटीग्रल या फिर इंटीग्रल, सिंपली इंटीग्रल f, एक फंक्शन fx का एक इंटीग्रल कैपिटल F या कैपिटल fx हो सकता है, में भी ऑब्टेन यानी प्राप्त हो सकता है, एज द इंटीग्रल, एक इंटीग्रल की तरह ऑफ f ओवर एन इंटरवल विद ए वेरिएबल अपर बाउंड। मतलब एक इंटरवल f फंक्शन का इंटीग्रल प्राप्त हो सकता है एक इंटरवल पे, एक फिक्स्ड उस पे बाउंड्री पे। दिस इम्प्लाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ एंटी डेरिवेटिव फॉर कंटीन्यूअस फंक्शन। ये आपके मतलब करेंगे एंटी डेरिवेटिव फॉर कंटीन्यूअस फंक्शन मतलब जो फंक्शन कहीं पे भी एंड नहीं होता। ग्राफ में भी दो प्रकार के होते हैं फंक्शन, कंटीन्यूअस डिसकंटीन्यूअस। कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल होते हैं, डिसकंटीन्यूअस नहीं होते। वैसा होता है सिस्टम आपका। देखो FTC1 जो है वो हमें यही बताती है कि d/dx अगर करोगे इंटीग्रेशन ऑफ fx dx का तो आपको fx ही मिलेगा। मतलब इसका अगर इंटीग्रेशन कर दोगे और उसी का डिफरेंशिएशन कर दोगे तो आपको fx ही मिलेगा। इसको प्रूव भी मैं कर सकता हूँ। d/dx ऑफ x ऑफ d/dx ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx। अब इंटीग्रेशन के रूल्स आपने पढ़े नहीं है बट इंटरनेट पे भी देखना कि x की पावर n है, ये x की पावर n का डिफरेंशिएशन तो आपको पता है nx n-1, बट इसका x की पावर n का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक है, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा x³ अपॉन 3 का पूरे का डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब x³ अपॉन 3 का डिफरेंशिएशन जब तुम करोगे तो मैं बता दूं x³ का डिफरेंशिएशन ये u अपॉन v के फॉर्मेट में तो ये होता है vu² माइनस uv² अपॉन vu डैश माइनस uv डैश अपॉन v²। तो v है आपका 3 टाइम्स x³ का डिफरेंशिएशन होता है 3x माइनस u है x³ टाइम्स v का डिफरेंशिएशन होता है 0 अपॉन v का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू 9x 3x स्क्वायर होगा है इसका डिफरेंशिएशन v का x³ का डिफरेंशिएशन 9x स्क्वायर अपॉन 9 से 9 कट जाएगा, आपके पास x स्क्वायर का आंसर आ जाएगा। तो ये आपके थ्योरम को एग्जिस्टेंस को प्रूव कर देता है। अब दूसरे का मैं स्टेटमेंट लिखूंगा तो नहीं यार है, अब मुझे ये नहीं बोलना प्लीज कि दूसरे को तुम मेरे को स्टेटमेंट लिख के दो। अभी मैं चलो दूसरा आपको एक काम करता हूँ, सुनो मैं दूसरा आपको ऐसी ओरली बता देता हूँ। ठीक है, सेकेंड वन इज कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम। द सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस स्टेट्स दैट द इंटीग्रल ऑफ अ फंक्शन f over a fixed interval is equal to the change of integral f between the ends of the interval. This greatly simplifies the calculation of a definite integral provided an antiderivative can be found by symbolic integration, thus avoiding numerical integration. ये विकिपीडिया से मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ तो क्रेडिट्स मेंशन करना जरूरी है। देखो बोल रहा है
कि एक इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स ए से बी पे अगर आपको दिया है तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा, कोई अगर इसका इंटीग्रेशन कुछ एफ एक्स आता है और ये आपका ए से बी तक होगा तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो एफ बी माइनस एफ ए। सिंपल है, बस यही है, यही बोलना चाह रहा है ये। ठीक है, एफ एक्स कुछ मान लो एफ एक्स कोई फंक्शन आता है आपके पास एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एफ बी तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। है क्लियर हो गया होगा आई थिंक। ये होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। बहुत ही सिंपल से छोटे से प्यारे से क्यूट टॉपिक्स है, इसलिए मैं ये आपको क्लियर करते चल रहा हूँ। ठीक है, मैं एक बार वीडियो की लेंथ देख लूँ, उसके बाद देखेंगे कि अगर आज अपन रूल्स पढ़ पाएंगे इसमें कि नहीं। अगर नहीं पढ़ पाएंगे तो इसके लिए दूसरा वीडियो बनाऊंगा। देखो 25 मिनट का हो गया है, तो आज इसमें मैं रूल्स नहीं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो चलिए भाई, आज की वीडियो के लिए इतना ही था। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। और तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, नोट्स बनाते रहें। इसकी मैं भी से हेडिंग डाल देता हूँ, इंटीग्रेशन 03 रूल्स ऑफ इंटीग्रल्स। ठीक है, तो अगले वीडियो में अपन ये चीज़ पढ़ने वाले हैं। तो तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, नोट्स बनाते रहें और अपने फ्यूचर गोल्स पे फोकस करते रहें। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।